आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आया है टॉप 23 वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट का कॉम्बिनेशन मिला करके, जो कि तुम्हारे एग्जाम में 35 मार्क्स इजीली साइंस के एग्जाम में दिला देंगे। और इसके बाद एक 40 मिनट का वीडियो डालूंगा, उसमें पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरी साइंस से लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर रहेंगे लगभग 25 से 30। और उन तीनों वीडियो को देखने के बाद एमसीक्यूज का डाल दिया है, और ये रहा वेरी शॉर्ट शॉर्ट के लिए, और साथ में जो अगला वीडियो लॉन्ग का आएगा वो तीनों वीडियो देख लोगे तो साइंस में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा और आप वो 3 वीडियो को 3-3 बार देख लिए 40-40 मिनट के, तो यकीन मानो आपके साइंस में नंबर आउट ऑफ 100 में आराम से 80-90 के बीच में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यार चैनल को थोड़ा सा शेयर कर देना, क्योंकि थोड़ा सा रीच नहीं मिलता ना, कमेंट नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं मिलता वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, और इसको आप 2 से 3 बार देख लेना, इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आराम से कवर हो जाएगा। आप ज्यादा इधर उधर मत देखो, बट एक जगह रह के आराम से अच्छे से देख लो, एक ही चीज को बार बार देखो। एक क्वेट है ना, इट इज बेटर देन वी रीड 10 बुक्स 1 टाइम्स और 1 बुक रीड 10 टाइम्स। ये बहुत अच्छा होता है कि हम 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लें, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। पूरी साइंस से वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट हैं, और इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप ऐसा नहीं कि सिर्फ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ही करोगे, इनको देखने के बाद आप लॉन्ग भी कर लोगे। तो 30-35 मिनट आप इसमें दे दो, आराम से सब कुछ आने लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं बाबू भैया। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी ऑफ्टन यूज द वर्ड एनवायरमेंट। जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं एनवायरमेंट, वो किसके लिए होता है? तो सिंपल सा एनवायरमेंट वर्ड होता है बायोटिक और एबायोटिक दोनों के लिए। क्या होता है? द एनवायरमेंट इज सराउंडिंग इन विच वी लिव, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एबायोटिक एलिमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा अगर डिफिनीशन आती है कि एनवायरमेंट को डिफाइन करो, एनवायरमेंट वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो ये बायोटिक मतलब जो जिंदा है, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, ये हो गए, तुम हो गए। और साथ में एबायोटिक में क्या चीजें आ जाती हैं? वो सारी चीजें आ जाती हैं जो नहीं है, जैसे जिंदा है जिनमें जान नहीं है, जैसे पत्थर, हवा, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द डिप्लोमेशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न व्हाई। सिंपल सा देखो, डिप्लोमेशन ऑफ ओजोन होता क्या है? आपको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ये सन होता है, और हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, और ये अर्थ होती है। तो यहाँ पे कहीं ओजोन लेयर रहती है। कहाँ पे? यहाँ पे ओजोन लेयर रहती है। और जो सन से रेज आती हैं तो उसमें कुछ रेज हार्मफुल रहती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, तो उनसे हमको बहुत सारी डिसीज होती हैं, जैसे कि स्किन से रिलेटेड डिसीज हो सकती हैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई, कैंसर भी होता है इसी से। तो ये सारी डिसीज से जो होती हैं जिन रेस से, और वो रेस कहां से आती है? सन से। तो उनसे कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर। ओजोन का कोई फॉर्मूला मुझे तो क्या होता है? ये ऑक्सीजन का ही बड़ा भैया है, O3, मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट, 3 एटम इसमें लग जाते हैं तो बन जाता है। तो यहां पे जो रेस आ रही होती हैं वो कौन सी रेस होती हैं? वो होती हैं बाबू भैया अल्ट्रा प्रोमैक्स नहीं, अल्ट्रा वायोलेट रे। ठीक है, अल्ट्रा वायोलेट रेस जो आ रही होती हैं उनसे हमको ओजोन लेयर बचाती है। बट इस समय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ओजोन लेयर बहुत ज्यादा ये हो गई कि कह रहे हो कि बहुत ज्यादा हार्म हो गई है, बहुत ज्यादा खत्म हो गई। ओजोन लेयर की कैपेसिटी जो पहले बहुत अच्छी थी कि वो अल्ट्रावायलेट रेस को अच्छे से कंज्यूम कर लेती थी और हमको बचाती थी, तो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ठीक है, डिप्लेशन हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, तो बहुत उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसी वजह से कंसर्न करने की जरूरत है। बट अगर इसका कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका अल्ट्रावायलेट रेस होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस फ्रॉम द सन पेनिट्रेट डाउन द अर्थ एंड कॉज हेल्थ हैजर्ड, जैसे स्किन से रिलेटेड हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम वो होता है, ये इकोसिस्टम एक इंटरेक्शन है किसके किसके बीच में? एक ऐसे भी बोल सकते हो कि इंटरेक्शन होता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का, या यूं बोल सकते हो, एन इकोसिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधा। वैसे पेड़ भी उसी में आता है, जैसे पहाड़ हो गए, ये सारी चीजें हो गई, पहाड़, बालू, ये सारी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाई इज प्लास्टिक बैग कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल व्हाइल पेपर इज
नॉट। ठीक है, देखो बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोज होता है। सिंपल सी चीजें देखो, अभी कुछ दिन पहले एक एग्जांपल आई थिंक किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट, कि जो बर्गर आते हैं कंपनियों के बहुत टाइम तक नहीं खराब होते, तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए गंदे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक बॉक्स में बंद करके रखा गया तो वो डिकम्पोज ही नहीं हुआ, मतलब वो खराब नहीं हुआ, वो वैसा ही रहा। इट मीन्स उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट थे, मतलब वो सड़ा नहीं, और जो चीज़ सड़ी नहीं है वो हमारी बॉडी में भी जाके वैसे बैठ जाएगी तो वो नहीं अच्छी रहेगी। तो इस वजह से वो बर्गर हमारी हेल्थ के लिए खराब था। और यहां पे भी अगर पूछे कोई कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल हो क्या होता है, तो आप आई होप इतने समझ आ गए होंगे। देखो बायोडिग्रेडेबल जो होता है, सिंपल सा देखो, जो बायोडिग्रेडेबल होगा, जो बायोडिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज बहुत इजीली हो जाता है डिकम्पोज। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन, ठीक है, वो क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है। ये बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं होता। अब अगर बायोडिग्रेडेबल में तो एग्जांपल लोगे तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है विच इज अ एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल, तो जैसे ले सकते हो पेपर। अरे इजिली जो चीजें डिकम्पोज हो जाएं, खत्म हो जाएं, जैसे पेपर हो गया, फिर या कोई भी प्लांट हो जाते हैं, प्लांट के पार्ट, लकड़ी उकड़ी, सारी चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या जाता है, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक, इसीलिए कहते हैं कि प्लास्टिक हमें नहीं यूज करना चाहिए, इसको 200 साल 400 साल लगते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो यहां पे भी वही है जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्लास्टिक बैग कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता। और एक जो हमारा पेपर होता है वो इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वो बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। आप पेपर को रखोगे तो वो 10 से 15 दिन में मिट्टी के साथ मिल जाएगा, बट एक पॉलीथीन को अगर एक मिट्टी के नीचे दबा के रखोगे तो वो ऐसे ही रहेगी, उसको एक डिकम्पोज होने में कम से कम 300 साल लगेंगे। इसीलिए हमारे एनवायरमेंट के फेवरेबल में नहीं है, इसीलिए हमको कम यूज करना चाहिए प्लास्टिक। तो क्या पढ़ोगे, प्लास्टिक बैग इज नॉट एक्टेड, ठीक है, प्लास्टिक बैग इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ डिकम्पोजर्स एट इज कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपोनेंट, सो इट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वाइल पेपर गेट्स डिकम्पोज। जो हमारी प्लास्टिक रहती है वो नॉन एक्ट ही नहीं करती डिकम्पोजर से जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेम टू डिकम्पोजर, तो इसमें फंगी आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। जैसे तुम घर में ब्रेड लाते हो उसमें फंगी लगते हैं, और कोई भी चीजें जो थोड़ा ज्यादा टाइम तक रखी, कपड़े ही रख दो तो कपड़े भी एक टाइम के बाद डिकम्पोज होने लगते हैं, हरा हरा बन जाता है। तो अगर कोई दो डिकम्पोजर्स का नाम आता है तो पहला हो जाता है फंगी, दूसरा हो जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग केस। अगर ये हमारा केस है, सपोज दैट इधर करंट है, इधर हमारा फोर्स वर्क कर रहा है, तो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, देखो परपेंडिकुलर होगा ऑन द प्लेन ऑफ पेपर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसकी जो हमारी मैग्नेटिक के फील्ड होगी वो किस साइड होगी, परपेंडिकुलर होगी और साथ में आउटवर्ड होगी। ये हमारा इसको सॉरी दो चीजें आप लोग देख लीजिएगा, एक फ्लेमिंग का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल, वो जरूर देख के जाना, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू भैया, मेंशन द फैक्टर ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्ट प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा क्या हो जाता है, अंडर what condition is the force experienced by a current carrying conductor place in a magnetic field maximum। पहले हमको वो फैक्टर लिखने हैं, पहले वो सारे फैक्टर लिखने हैं जिसमें जब हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पास में अगर रखा जाता है तो क्या हम लोग उसमें फील करेंगे। तो सिंपल सी बात हो जाती है, हमारा जो डायरेक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो दो होता है। पहला किस में चीज में करता है, पहला होता है कि हमारा करंट पे, तो क्या हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किन चीजों में डिपेंड करता है, मेंशन द फैक्टर। तो दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर हो जाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, दूसरा हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, अंडर व्हाट कंडीशन इज the force experienced by a current carrying conductor place in a magnetic field maximum। तो मैक्सिमम अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा, when the direction of current is at right angle to the direction of magnetic field the force is maximum। तो सिंपल सी बात है, उस टाइम हमारा फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा जब हमारा क्या
अंडर द कंडीशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहेगी तो हमारा फोर्स भी मैक्सिमम ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है अ प्रोटॉन बीम इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट फोर्स इज एक्टिंग ऑन प्रोटॉन बीम। तो यहां पे प्रोटॉन बीम पे कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। देखो सिंपल सा है, यहां पे क्या करेगा, यहां पे हमारा कोई फोर्स नहीं फील होगा, ऐसे कह सकते हो। जैसे देखो यहां पे नो फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन बीम एज प्रोटॉन बीम इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारा प्रोटॉन मूव करेगा, ठीक है, तो हमको वहां पे कोई फोर्स नहीं फील होगा। ये हो जाता है इसके आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं फैक्टर लिखने वाले, तो इसलिए मुझे लगा कराना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, स्टेट आप योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच। पहला कंडीशन क्या है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट पे क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं तब क्या फील होगा, तो सिंपल सा है, बढ़ जाएगा। अरे करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। देखो द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंक्रीज, अरे सीधी सी बात है यार, करंट बढ़ रहा है तो उसका फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो अट्रैक्शन की पावर बढ़ेगी, तो वो और ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी। नेक्स्ट आ जाता है इसका रीजन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इज इंक्रीज। जैसे ही तुम करंट बढ़ाए ना, पहला कंडीशन क्या है, जैसे ही करंट बढ़ाए तो डिफ्लेक्शन उसका बढ़ जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन होगी। इसका रीजन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज इंक्रीज एज द करंट इन वायर इंक्रीज। क्योंकि भैया करंट बढ़ाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा। सपोज दैट एक नॉर्मल सा लेते हैं, अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है किसी एक नॉर्मल सी वायर में, तो उसका यहां तक हम लोग फील कर सकते हैं। अगर उसमें 10 एम्पियर का करंट जाएगा तो थोड़ी सी उसकी फील्ड बढ़ेगी। आप एक नॉर्मल से एग्जांपल ले सकते हो, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक फैक्ट्रियों पे जाती है लाइट, तो उसके लिए बड़े बड़े लगे रहते हैं खंभे, और उसकी वायर कितनी दूर पर रहती है, बहुत ऊपर। रीजन क्या रहता है, और बोलते भी हैं कि उसके नीचे ज़्यादा मत खड़े रहो, उसके पास मत जाओ। और ऐसे इंसिडेंट भी होते रहते हैं कि उसके पास गए तो कई लोग का वो हो जाता है, वो अट्रैक्ट कर लेती है। रीजन क्या है, उसमें से बहुत 2 लाख मेगावाट का करंट जा रहा होता है। अब जब 2 लाख मेगावाट का करंट जाता है तो उसकी जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, या यूं कह लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही, वो बढ़ जाएगी। वो दूर से भी चीजों को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसीलिए कभी जाके उसके नीचे बाल को ऐसे करके देखना, तो तुम्हारे बालों में थोड़ा फील होगा कि ऊपर से कुछ फील्ड आ रही है, कुछ अट्रैक्ट हो रहा है। रीजन क्या है, 2 लाख मेगावाट का करंट है, तो वो उसकी फील्ड भी ज्यादा है, और फील्ड ज्यादा है तो वो आसानी से चीजों को अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो इसी वजह से यहां पे भी क्या होगा, जब करंट बढ़ रहा है, जब हमारा करंट बढ़ाए रहे हैं पहली कंडीशन में, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो हमको ज्यादा करंट मिलेगी और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। अरे भैया जब दूर कर दी जाएगी तो क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि करंट बढ़ा, तुम दूर तो कर दिए, करंट नो डाउट बढ़ा दिए, करंट अगर उतना ही है फिर भी तुम चीजों को दूर कर दिए, तो उनके बीच में प्यार कम हो जाएगा, और प्यार कम हो गया तो नीडल यूं आ जाएगी हमारा। देखो द डिफ्लेक्शन इज इन द कंपास नीडल डिक्रीज एज इट इज सिंपल सा डिस्प्लेस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर इंक्रीज। नेक्स्ट आ जाता है रीजन क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, रिड्यूस विद द इंक्रीज डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, सीधी सी बात है, उसके पास में एक बहुत जैसे एक चुंबक ले लो, एक नॉर्मल सा चुंबक लिए, तुम उसके इतने पास में हो तो ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा, इतना दूर रखिए तो कम होगा, इतना दूर रख दी तो और कम। यहां पे भी तो ही हो रहा है, नीडल को क्या कर रहा है, दूर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उनके बीच में डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। और क्यों, क्योंकि उनके बीच के डिस्टेंस बहुत बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू भैया। अब यहां पे देखो, हाउ मेनी 176 रेजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरिंग 5 एम्पियर ऑन 220 लाइन। कितने रेजिस्टर की जरूरत है जो कि 176 ओम के हैं। तो सिंपल सा देखो, यहां पे देके रखा है, आई हमारा देके रखा है करंट कितना 5 एम्पियर का, और वी देके रखा है 220 वोल्ट का, और हमको नंबर ऑफ रेजिस्टर पूछा है कि 176 ओम के कितने रेसिस्टर चाहिए रहेंगे उनको पैरेलल जोड़ने के लिए, कि वो हमको कितना करंट दे, 5 एम्पियर और 220 वोल्ट करंट मिले। तो सिंपल सा, पैरेलल में है तो आप ऐसे मानो, सिंपल सा, जैसे पैरेलल में है तो ऐसे एग्जांपल पे करना, सिंपल सा 1/RP, ठीक है, 1/RP, 1 कितना है, 176 ओम है, 176 ओम, ठीक है, 176 ओम प्लस 176, ऐसे करते करते तुम
ऐसे ऐसे चले आओ और यन मान लो कि यन रेसिस्टर की नीड है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो लेट द नंबर ऑफ रेसिस्टर इज यन। तो ऐसे जब इसका पैरेलल का टोटल निकालोगे तो 1/RP, क्योंकि पैरेलल है तो P हम लोग लिख दिए 1/76, ऐसे करते करते n/176 कर दिया। तो अगर हम और इसे करेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू n/176, ये हमारा आ गया नॉर्मल सा। यहां से जब R की वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 176 अपॉन n, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ऐसे निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा वैल्यू देके रखा है, देखो हमारा क्या क्या देके रखा है, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट देके रखा है और साथ में 5 एम्पियर का करंट है और V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट। तो हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है, हमको पता है ना फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू, अरे सिंपल सा होता है V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। इतना याद रखना, V इज इक्वल टू IR, तो हमको R के टर्म में निकालना है तो V अपॉन I हो जाएगा। ये I कर दिया, ये बन गया फॉर्मूला। ऐसे एग्जाम में लिखना तो ऐसे डब्बा बनाते चलना, तो टीचर की नज़र सीधा इन्हीं में पड़ेगी और इससे आपके नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद टीचर आपके आंसर भी नहीं चेक करता, क्योंकि वो यहीं से इंप्रेस हो जाता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से डिराइव किया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है। तो ये हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। R की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, अरे कहाँ गया, R की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 176 अपॉन n, R की 176 अपॉन n, ये नंबर ऑफ रेजिस्टर हो जाता है, इज इक्वल टू V अपॉन I, कितना हो गया 220 अपॉन कितने करंट एम्पियर का 5 एम्पियर का, इससे इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब उसके बाद इसके फिर इसको इससे कट कर दो, कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 6 4 4 जा 6, हाँ ठीक है। यानी इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो हमको कितने रेजिस्टर की नीड पड़ने वाली है बाबू भैया 4 रेजिस्टर की, ठीक है। 4 रेजिस्टर की हमको नीड पड़ने वाली है। अरे सिंपल सा देखना, सबसे पहले पैरेलल में है तो 1/RP इज इक्वल टू 1/76, ऐसे करके, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 176 करके अपॉन 176 कर लो, और उसके बाद जब टोटल हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो कुछ यूं आया, ये R की वैल्यू आ गई, R का फॉर्मूला V अपॉन I होता है, 220 अपॉन 5 हो जाएगा, और उसके बाद R की वैल्यू रख दोगे, कट आउट करके 4 रेजिस्टर की नीड यहाँ पे पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट भैया नेक्स्ट ऐसे करो। और हाँ एक चीज याद रखना, एग्जाम में जब भी कॉपी लिखना तो तुम लोग थोड़ा सा उसमें चीजों को मार्क करते जाना, हाईलाइट करते जाना, टीचर इससे इंप्रेशन अलग पड़ता है, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, बट मैंने यही ट्रिक कर करके 90 95 92 ऐसे नंबर स्कोर किए थे। आता तो मेरे को था 85% आता था, बट 5 से 6% जो बढ़ते थे वो किस वजह से बढ़ते थे कि मैं कॉपी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर देता था, जैसे कोई भी फॉर्मूला है उससे रिलेटेड तो उसको लिख करके डब्बा बना दिया, उससे फिर और जो मेन चीज़ें हैं, मेन वर्ड है, मेन डेट है, उनको हाईलाइट कर दिया। तो ये आप भी करना है, बहुत छोटी चीज़ है बट ये 10 से 15% तुम्हारे नंबर को इंक्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि टीचर को बहुत जल्दी कॉपी चेक करनी रहती है, तो वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखता है कि बच्चे ने क्या नया किया है। एक बच्चा है उसने सोल्यूशन किया है, तुमने भी सोल्यूशन किया है, लेकिन तुमने उसमें बढ़िया फॉर्मूले में डब्बा बना दिया है और आंसर को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है, हेंस प्रूफ जैसी चीज़ों पे लिख दिया, तो वो सारा एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो सिंपल सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। पावर यही जैसा शुरू होला यही जैसा खत्म होला, तो इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू फॉर्मूला भी होता है VI, ये याद करके रखना। कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी क्या 1 से 2 नंबर तो पक्का आएगा। अगर V दे देगा, I दे दिया, ठीक है, वोल्ट दे दिया और करंट दे दिया तो पावर निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक पावर। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर दे दिया और करंट दे दिया तो V निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूला याद करके रखना। बेसिक 3 फॉर्मूले होते हैं, I² R, एक ये हो जाता है, एक और जब I का वैल्यू रखोगे तब वो होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट आ जाता है बाबू भैया, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2R। अब आ गया ना क्वेश्चन, देखो एक मोटर है, उसका करंट कितना ले रही है, I 5 एम्पियर का, और उसकी पावर कितनी है, इलेक्ट्रिक वोल्ट कितना है उसका, आपका 220 वोल्ट है। और अगर वो 2 घंटा तक चल जाएगी तो कितना करंट खा जाएगी, ये पूछा है। अरे तो सीधा सा करना मेरे भाई, क्या करना है, कुछ मत करना। देखो
आई इज इक्वल टू कितना दिया है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ही दिया है ना। आई कितना दिया है बाबू भैया 5 एम्पियर, और साथ में वी कितना दिया है 220, और वी कितना दिया। ऐसे एग्जाम में लिखना, सारा चीज ऐसे पढ़िए अच्छे से, पहले डिनोट कर देना, तो टीचर का सीधा सा यहीं पे जाता है लाइन, आंखें यहीं जाएंगी, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर पे। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, उसकी इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है। तो P इज इक्वल टू, अभी जस्ट बताया वी आई होता है, ठीक है, वी आई होता है। अब हम जब इसको रखेंगे तो P इज इक्वल टू 5 इंटू हमारा V कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 0 में 0, 5 2 10, 5 2 10, 11, ये आ गया। अब ये तो हमारा नॉर्मल सा वाट में आया। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, किलोवाट में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि किलोवाट में हमको करना है, तो 1.1 किलो वाट आ गया आंसर। और अब ये 1 घंटा में चल रहा है ये बाबू भैया, कितना घंटा चलाना है हमको, 2 घंटा चलाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ही घंटे का निकालना है ना यार, कितने घंटे का निकालना है 2 घंटे का, तो सिंपल सा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही कर लो यार। 1.1 किलोवाट कितने घंटे तक चला रहे हैं, 2 घंटे तक, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2 किलोवाट एनर्जी नीडेड रहेगी। सिंपल सा देखो ना, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सारी वैल्यू को लिख लेना है। आई हमारा कितना है 5 एम्पियर है, V कितना है 220 वोल्ट है, P इज इक्वल टू पावर निकालनी है, कितनी पावर कंज्यूम करती है, तो हमने P निकालना है, P इज इक्वल टू वी आई होता है। अब P इज इक्वल टू वी आई है, फॉर्मूला रख दिया, तो P इज इक्वल टू 5 इंटू 220। अब उसके बाद हमारी पूरी की पूरी पावर आ गई 1100 वाट, इसको हमने किलोवाट में चेंज कर लिया, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, 1.1 किलोवाट आ गया। 2 घंटे तक हम उस मोटर को चला रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2, 1.1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.2 किलोवाट की एनर्जी उसको रिक्वायर्ड रहेगी। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन, ये यहां पे देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बाबू भैया, ऐसे करके करते जाना यार, आराम से मजा आ जाएगा तुमको। ये क्वेश्चन देखो, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज corrected the near point of a hypermetropic ice is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is, ये तो हमारा यू पता ही है कि नॉर्मल आई के लिए हम 25 सेंटीमीटर तक की चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे 2 क्वेश्चन करा रहा। पहला क्या है, यहाँ पे उस इंसान को क्या हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। तो याद रखना बाबू भैया, ठीक है, आप याद रखना, अगर किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, क्या हुआ है हाइपरमेट्रोपिया, और एक में क्या होता है, एक में होता है उसको मायोपिया, मेरापिया, ठीक है, मायोपिया मेरापिया, और ये हाइपर है पिया। तो अगर मेरापिया है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, मायोपिया को, मेरापिया को ठीक करने में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। मायोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, पास की चीजें देख पाता है, समझ रहे हो बाबू भैया। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास की चीज नहीं देख पाता, दूर की चीज देख पाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में कैसा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस यूज होता है, और कॉनकेव लेंस यूज होता है क्योंकि मायोपिया में दूर की चीज नहीं देख पाते, मेरे पिया मुझको दूर से नहीं देख पाते। और हाइपरमेट्रोपिया में मेरे पिया मुझको पास से ही देखते हैं, दूर जाते हो तो भूल जाते, बेवफा हो जाते हैं। तो ये याद करके रखना। तो कौन सा लेंसेज भी यूज होता है, इसमें यूज होता है, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स, अगर मायोपिया है तो कॉनकेव, इतना याद रखना। अब अगर और नॉर्मल सा डायग्राम देखो तो हमारी नॉर्मल इमेज कहां बनती है, रेटिना में बनती है। लेकिन अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गई तो उसकी इमेज रेटिना के पीछे बनती है, यहाँ पे, और इस इमेजिया को हमको यहाँ बनाना रहता है, तभी वो इंसान देख पाएगा। और इसको यहाँ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस चिपका दिए, तो ये इमेज यहाँ बन गई, बस ये हो गया। तो नेक्स्ट हो जाता है, अब फिर से देख लो नॉर्मल से अगर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहला कि कौन सा लेंस का यूज किया, तो हमको इतना पता है कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। दूसरा क्या बोला है कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर बताओ, कितनी पावर का लेंस यूज किया जाएगा। तो नॉर्मल सा देखो, यू हमारा सिंपल सा यहाँ पे लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो U इज इक्वल टू -25 होगा, V हम लोग मान के चले हैं -1 मीटर, और जो कि 100 सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे। और फिर उसके बाद फॉर्मूला जो हमारा होता है ना यार, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, ये होता है बाबू भैया। अब हम क्या करेंगे,
दयाराम ध्यान से देखना, v इज इक्वल टू हमने माना है कितना, v कितनी वैल्यू दी है -100 सेंटीमीटर और u कितना दिया है -25, तो 1/f निकाल लेंगे ना भैया मेरे, 1/f निकालेंगे तो 1/v, v -100 और -1/25, तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो सिंपल सा एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, तो 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 4, माइनस का 3/100, ये हमारा आ गया f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू आया माइनस का 3/100। ध्यान से देखना, ये हमारी f की वैल्यू आई। अब अगर f निकालेंगे तो हमारा क्या होगा -100/3 होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। अब हमको पता है लेंस की पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी है, माइनस कितनी निकाले हम लोग, -100/3 है, -100/3 है। अब एग्जाम में ऐसे मत करना, ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला ऐसे लिखो एग्जाम में 1/f, तो मेरे प्यारे प्यारे लाडलो सीधा सा इसको लिख दो। यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी है तुम्हारी 1/-100/-3, फिर से ये रेसिप्रोकल होगी तो -3/100 लेंस की पावर आ गई। और एक चीज याद रखना, लेंस की पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है बाबू भैया। तो बस ये आ गया तुम्हारा प्यारा सा, ओहो प्यारा सा आंसर। ये ऐसे करके निकाल लेना। नहीं समझ आया है तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आधी सॉल्विंग है, मैंने पूरी करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे लाडलू। ओह सॉरी, कहाँ ही चला जाता है मेरे भाई, तुझको बड़ी जल्दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब अ स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो एक स्फेरिकल मिरर एक पार्ट होता है, एक कंप्लीट। जैसे एक स्फेरिकल मिरर है तो कोई हमारा एक स्फेरिकल मिरर रहा होगा, उसका एक पार्ट हम जब लोग कट करके लेते हैं दैट इज नोन एज अ स्फेरिकल मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हैज अ शेप ऑफ अ सेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, एक कोई स्फीयर है, उसका एक सरफेस है, एक पार्ट होता है, ऐसे बोल सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई सी द साइन ECNALUMBA इन फ्रंट ऑफ इमरजेंसी व्हीकल। तो ये एक तरीके का ना यार एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस लिखा होता है तो हमको दिखाई देता है, देख सकते हो। इट इज बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इन आवर रियर व्यू मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, therefore the word ambulance is written laterally inverted to so that can read it properly। ये होता है। नेक्स्ट देखे, What is the radius of curvature of a plane mirror। तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो आर क्या होती है, रेडियस की इंफिनिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, इंफिनिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ दैट इज नोन एज अ पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का भी यूनिट बताई क्या होती है, डायोप्टर होती है मेरे प्यारे प्यारे लाडलो। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर लेंस बता दिया। नेक्स्ट देखो, गिव टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दो यूज बताओ। एक देखो, पहला है तो यार कार का रियर व्यू यूज करते हो, ऐसे करके यूज कर सकते हो ना। और उसके बाद हमारी चश्मों में यूज होता है, दो यूज तो यही हो गए। और बहुत सारे लिख सकते हो। कॉनकेव यूज का लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज आ जाए तो कहाँ पे, टॉर्च लाइट में हमारे कॉनकेव लेंस यूज होता है। साथ में डेंटिस्ट भाई जो अपने रहते हैं दांत देखने के लिए तुम लोगों के, वो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, तो ये हो जाता है। अगर कॉन्वेक्स में देखोगे तो ये प्रोजेक्टर्स में यूज होता है, स्पेक्टलेस में यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद रियर व्यू में भी यूज होता है, जो कार का रियर व्यू में व्हीकल होता है, व्हीकल का। नेक्स्ट आ जाता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस एंड केरोसिन इज दिस। केरोसिन का इतना है और वाटर का इतना है, तो कैलकुलेट करना है। रेस्पेक्ट देख लो और जिसकी रेस्पेक्ट में हो उसको ऊपर रख दो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन विद द रेस्पेक्ट टू वाटर। देखो केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है तो केरोसिन ऊपर रखा जाएगा। तो सिंपल सा हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं एन, जो कि होता है सिंपल सा है, पहला मीडियम, फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड मीडियम। अब ये चीज याद रखना, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको ये याद रखना है जिसकी रेस्पेक्ट में निकालना हो उसकी ऊपर वैल्यू ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे किसकी रेस्पेक्ट में निकालना है, केरोसिन, केरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और केरोसिन का कितना है 1.44, तो 1.44 ऊपर हो गया और नीचे 1.33 हो गया। डेसिमल काट के जब निकालोगे
तो 1.08 आ जाएगा। अब अपना ये करते रहना घर पे। नेक्स्ट आता है हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। Obtain an experience for refractive index of a medium with respect to the another in terms of speed of light in these two media। ठीक है, दो मीडियम में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे कैसे डिफाइन करता है। तो सिंपल सा यार, पहले मीडियम को दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रखते हैं। जैसे देखो, refractive index of one medium is relation to the second medium is given by the ratio of speed of light in second medium to speed of light in first medium। next आ जाता है second medium can be given as follow। refractive index of first medium in relation to second medium is the speed of light in second medium, then v1 is the speed of light in first medium। अरे वही अभी जो पढ़ाया इसमें कुछ इतना था नहीं, तो इसमें ऐसे करा दिया। n is equal to speed of light in second medium upon first medium। ये हो जाता है, फॉर्मूला याद कर लेना बस, इसमें और कुछ इतना है नहीं। नेक्स्ट आ जाता है कॉनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ। देखो कॉनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 है। कॉनकेव ऐसे ऐसे कुछ होगा, ये देखो होगा। अब इसकी फोकल लेंथ ये इधर है, तो याद रखना फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी, निगेटिव रहेगी। इमेज, और इमेज कितनी दूरी पे है, v 10 है। फ्रॉम द लेंस हाउ फॉर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अगर इसके लिए लेंस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमारी दी है, हमको क्या निकालना है, 1/u निकालना है, 1/u, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करनी है कि, और इमेज की और फोकल लेंथ दी है। तो जब 1/u है तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, या इसको यूं कह लो कि इसको इधर ले आए हो तो इसको इधर ले आए हो, तो 1/v माइनस 1/f। ये कुछ हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन हो रहा है। वैल्यू रखोगे 1/u इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1/v बाबू भैया 1/v, v कितना है -10, तो यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि फोकल लेंथ उसकी 15 है, ये प्लस हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 15 का कितना होता है, 30 होता है। ये 30 हो गया, और ये कितना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा तो माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा -1/30। तो हमारी एक तरीके से कितना आ गया, 1/u कितना आया, -1/30। तो u कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वो कितनी दूर पे रखा है, -30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है, u कुछ ऐसे करके। नेक्स्ट देखो बाबू भैया, ऐसे करके करते जाओ क्वेश्चन। नेक्स्ट, अरे भाई कहाँ चला गया, 2 बार हो गया क्या। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ 15 है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस में हो जाती है। ये देखो, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पे हमें इमेज पता करनी है, ऑब्जेक्ट दिया है, फोकल लेंथ दी है, एफ दिया है, यू दिया है, वी पता करना है। फॉर्मूला ऐसे करके रख के निकाल सकते हो, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन कराने बैठूंगा तो। राइट केमिकल इक्वेशन, ये याद करके जरूर जाना। For what happens when sodium metal is added to a ethanoic acid। तो सिंपल सा है, जब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको सोडियम एथोनेट और साथ में हाइड्रोजन मिलता है। जब भी सोडियम को एथनोइक एसिड मतलब CH3COOH साथ में सोडियम करेंगे तो सोडियमो कहां चला जाएगा, ऐसे जाएगा। जब हम CH3COOH प्लस किसके साथ, सोडियम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये अपना अलग चला जाएगा, ये सोडियम इसकी जगह पे रिएक्ट कर लेगा। ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो इसको ज्यादा, ये इसको एक कह सकते हो कि डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा क्या होगा, सोडियम एथोनोएट प्लस हाइड्रोजन हमारा रिलीज होगा, ये बन रहा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर सोडियम मेटल को किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एथनोइक एसिड के साथ, तो हमारा सोडियम एथोनेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट आ जाता है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू द एथनोइक एसिड। ध्यान से देखो, जब हमारा सोडियम कार्बोनेट, दो तरीके का कार्बोनेट, एक सोडियम कार्बोनेट एक सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3 और साथ में CH3COOH है। तो यहां पे अगर तुम ध्यान से अपना दिमाग लगा के देखो तो बनेगा तो वही सोडियम एथोनेट बनेगा, साथ में अब यहां पे CO3 आ गया है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और एक O निकल के पानी बना देगा। तो यहां पे देखो क्या होगा,
सोडियम कार्बोनेट जब हमारा एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया, अरे ऐसा छोड़ो, इतना कौन करता है। ऐसा देखो CH3COOH प्लस Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देखना, CH3 ये पूरा यहां तक रहेगा, CH3COOH की जगह किससे रिप्लेस हुआ, सोडियम से, तो सोडियम एथेनोएट तो बनेगा। अब ध्यान से देखना, खेल अब यहीं शुरू होता है। ये H है, ये जाएगा हमारा इसके जगह पे CO3 से, तो CO2 को ब्रेक डाउन करेगा और अपने पास बुलाएगा, और एक O अलग बचेगा, O। तो ये H है, ये H2 के साथ मिलकर के ये O के साथ मिलेगा, और क्या बनेगा, सोडियम एथेनोएट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर लिया तो पानी बना लिया। तो क्या क्या बन रहा है, सोडियम एथेनोएट को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट कर रहे हैं तब हमारा बन रहा है। एक चीज और याद रखना, एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, एक होता है हमारा कपड़ा धुलने वाला जिसे आप लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, तो ये है सोडियम कार्बोनेट। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3, वो होता है हमारा खाने वाला सोडा। आगे चल के जैसे भी कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्या रिएक्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर देता है। जैसे तुम देखे होगा केक एक में पड़ता है तो केक कितना फ्लफी रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो क्या होता है, वो हीट जैसे उसको गर्म करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, केक की लेयर को फुला देती है, तो हमको केक सॉफ्ट लगने लगता है। तो उसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये होता है, याद रखना, ये कपड़ा धोने वाला है। तो क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, सोडियम एथेनोएट साथ में पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ध्यान से देख सकते हो, फिर से देखो ना यार, ये CH3COOH Na2CO3 CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। नेक्स्ट देखो, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, NaOH। जब हमारा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो यहाँ पे दो चीज बन रही ना, देखो H को रिप्लेस कर देगा या नहीं, और पानी बना लेगा। यार इतना देख, कॉमन सेंस यूज करना सीखो, क्या रिएक्ट कर रहा है, ध्यान से देखना। यहीं से अगर जान गए तो आगे चल के जिंदगियां तुम्हार आसान हो जाएगी। यहीं से ऑब्जर्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, ध्यान से देखना, दयाराम ध्यान से देखना, पूरा का पूरा ये सेम चीज कॉपी कर लो, CH3COOH। ये जो H का प्लस आयन है किससे रिप्लेस हो रहा है, सोडियम से। ये कह सकते हो कि ये ज्यादा पावरफुल है, और सोडियम हाइड्रोजन को कर देगा, तो सोडियम एथेनोएट बना देगा, प्लस ये वाला H उठ करके जाएगा OH के पास, तो H2O बना लेगा, पानी बना लेगा, सोडियम एथेनोएट बना लेगा। ये तीन रिएक्शन याद करके रखना, ऐसी रिएक्शन अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आजा मेरे भाई, क्यों नहीं आ रहा, तो गुस्सा हो गया मेरे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नाइफ विच इज यूज्ड टू कट अ फ्रूट वाज इमीडिएटली dipped into water containing drop of blue litmus solution. If the color of the solution is changed to red, what inference can be drawn about the nature of the fruit? अरे सीधी सी बात है यार, चाकू से काटा, चाकू को हमने डाला और वो क्या कर दिया, लिटमस को, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। तो यार सिंपल सा क्या रहा होगा, एसिडिक रहा होगा यार, एसिडिक रहा होगा। इतना चेंज, एसिडिक है तो ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। कमेंट करके बताना रेड टू ब्लू क्या होता है, इतना छोटा चीज है। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज द लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक HCl, ऐसे याद करते चलो, HCl एसिड रिएक्ट विथ एन एक्टिव मेटल। ध्यान से पढ़ो, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ अ एक्टिव मेटल। तो सिंपल सा है, एक एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन, और एक बर्निंग स्प्लेंटर है, इस ब्रॉट क्लोज द गैस एवं पॉप साउंड इज प्रोड्यूस एंड द गैस कंटेनिंग टू द बर्न। सीधा सा है, अगर हमारा यहाँ पे कोई भी विल यू टेस्ट फॉर द विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, तो क्या देता है, हाइड्रोजन हमको देता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट व्हाट इज बेकिंग पाउडर, हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। आ गया क्वेश्चन। तो यहां पे ये क्या है, ये है हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaH। ध्यान से देख लो, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है NaHCO3
तो जब इसको केक में डालते हैं तो इसमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, और जब हीट मिलती है तो ये ब्रेक डाउन होता है, और ये बहुत अनहेल्दी भी होता है। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये Na2H H को ब्रेक डाउन कर देता है। क्या कर देता है? H को ब्रेक डाउन करता है तो क्या बना लेता है? Na2CO3 बना लेता है। साथ में ये H निकाल कर वो के साथ रिएक्ट करता है तो H2 अपना अलग घर बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। इस वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज दैट हमारा एक ही केक था कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा केक था, अब इसकी लेयर थी और आपने यहां से हीट दी, थोड़ी सी गर्म किया, जब उसको ऑन में डालते हैं तो गर्म हो जाता है, और गर्म होगा तो इसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें ये पड़ा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्रेक डाउन हुआ किन चीजों में? सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसके अंदर बनी तो क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश करेगी ना मेरे भाई, तो क्या होगा? केक की लेयर ऊपर उठनी शुरू होगी, और जब केक की लेयर ऊपर उठनी शुरू हो गई, इट मींस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गई, और इसी वजह से हमको लगेगा केक बहुत फ्लफी है, सॉफ्ट है, ठीक है। और ये बहुत हार्मफुल भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें Na2CO3 भी बनता है। और जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल, रोटी है, एक रोटी है जो पूरी की पूरी फूल रही है सेकने के टाइम पे, तो वो हमको ज्यादा सॉफ्ट फील होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस भर जा रही है, उसके अंदर एयर आ जा रही है, और वो एयर कहां से आती है कमेंट करके बताना। और साथ में अगर एक रोटी जो नहीं फूल रही है तो वो कम फ्लफी होगी, कम सॉफ्ट होगी, रीजन उस पर गैस नहीं बन रही। यहां पे भी है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड भर जा रही है उसके अंदर, तो केक हमें फ्लफी हो गया। तो यहां पे हो जाता है कि जो बेकिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जो घर में खाते हो ठूसते हो, उसको जब हम हीट करते हैं, जब हीट करते हैं, ये हीट हो गई एक तरीके की, तो किस में ब्रेक डाउन हो गया? Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। When baking powder is heated, it releases carbon dioxide gas, due to which the cake rises and becomes hot and spongy. Next question आ जाता है, what happens chemically when quick lime is added to water? तो सिंपल सा, जब हमारा मतलब ऐड किया जाता है लाइम को किसमें? वाटर में, तो क्या होगा? अरे क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। अरे यार सीधा सा देखो, जब इसको हमने पानी के साथ ऐड कर दिया तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, CaOH का होल टॉइज बनेगा, बस। और साथ में हाइड्रोजन को भी, हीट को निकाल सकता है, तो पानी गर्म हो जाएगा जो हमें मिल रहा होगा, ऐसा करते हो हीट जनरेट होती है साथ में। तो जब भी केमिकल किसको? लाइम को ऐड करते हैं क्योंकि हम लोग वाटर के साथ, तो हमारा क्या बोलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू मेरे लाडलू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव प्रोटेक्टिव फीचर्स ऑफ द नर्व सिस्टम। यहाँ पे बोला है जो हमारा नर्व सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं? तो हमारा नर्व सिस्टम क्या होता है? माइंड होता है, और माइंड से रिलेटेड दो चीजें करती हैं। पहला होता है कर्नियम, और उसके बाद 3 लेयर में वो रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंग्स। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी कर्नियम, द ब्रेन इज आल्सो कवर्ड बाय द 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। और दूसरा हो जाता है मेनिंग्स, जो रहती हैं वो सेरेब्रोस्पाइनल की फ्लूइड कवर रहती हैं, और साथ में स्पाइनल कॉर्ड रहती हैं। इसी के पीछे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम से। अब ये हमारे कुछ आ जाते हैं 2 IUPAC लिखने के लिए। तो जब इसका देखोगे, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्रोमोपेंटेन एंड एथनोइक एसिड। अब ब्रोमोपेंटेन, तो ध्यान से देख लो, यहां पे एक आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है जो कि हमारा है ब्रोमो। यहां पे 2 चीजें देखो, पेंटेन है, सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एन, और एन किस में होता है? एल्केन। एल्केन, और एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है बाबू भैया? CnH2n+2। मतलब कार्बन जितना होगा, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होगा, तो एन है। और यहां पे क्या है? ब्रोमोपेंटेन, पेंट है। अगर देखा जाए तो ब्रोमो, एक पे तो ब्रोमो हो गया। अब पेंट के लिए कार्बन कितना होता है? जैसे मेथ एथ कैसे पढ़ते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 हो गया। तो सिंपल सा है, 5 कार्बन होगा, और कार्बन कितना होगा? 5। हाइड्रोजन कितना होगा? अगर कार्बन 5 है, क्योंकि एन है और एल्केन में डबल से 2 ज्यादा, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 12 होगा। अब ध्यान से देख लो, बस अटैच कर दो, साथ में एक Br ब्रोमीन होगा। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो, कार्बन 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 कार्बन,
4 को हो गया, 5 हुआ, इधर हमने Br लगा दिया। अब भैया इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। देखा जाए तो कितनी बैलेंसी हो गई, ये कुछ हो गया। अब 3 5, देखो ध्यान से, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, एक ये 11 हो गया, एक अभी कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन को बैलेंस के लिए एक चाहिए रहता है, लेकिन अगर कार्बन का देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसको कितना चाहिए रहता है, 2,4 होता है। इसको लास्ट में चाहिए रहता है 4, तो 4 4 से करता है, इधर से कर लिया, इधर कर लिया, बस ऐसे करके हमारा इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है ब्रोमोपेंटेन। यहां से देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे ये देखो, ये हमारा कुछ हो जाता है ब्रोमोपेंटेन। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड ये हमारा क्या होता है, CH3COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हो जाता है। तो सिंपल सा है, इसमें COOH हो जाता है, और एथनोइक मेथ एथ, तो कार्बन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, ठीक है। अब उसके बाद अरे देख लो भाई, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, यहां हाइड्रोजन लगा दिया क्योंकि एथनोइक है, एथनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक का है, एथनोइक है, तो 2 कार्बन हो गया, यहां एक हाइड्रोजन हो गया, यहां एक हाइड्रोजन हो गया, साथ में यहां पे O हो गया, बस हो गया। ये हमारा COOH हो गया, तो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का हो गया, और साथ में ये हमारा हो गया एथनोइक एसिड का। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, क्यों लेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। जो हमारी जिंक रहती है वो कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है, यूं या यूं कह लो, जो हमारे मिनरल्स मिलता है जिंक का, वो इम्प्योर में मिलता है, तो उसको किस में से निकाला जाता है। तो अगर जिंक को देखें तो जिंक सिर्फ 2 चीजों से निकलती है। पहला किससे निकलती है, जिंक हमारी सिर्फ 2 फॉर्म में मिलती है। पहली हमको मिलती है सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। दूसरी हमको मिलती है कार्बोनेट के फॉर्म से, ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म से, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, CO3। तो इसको 2 तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन एंड राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अक्योर ड्यूरिंग दीज प्रोसेस। तो सिंपल से देखो, जिंक 2 ही उसमें मिलती है, पहला मिलती है हमको क्लोराइड से मिलेगी या कार्बोनेट से मिलेगी। तो अगर और दोनों ही प्रोसेस में उसका ऑक्सीडेशन करा देना है और हीट करा देना है, या यूं कह लो कि उसको गर्म कर दोगे तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा, फिर ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में एक कोई भी उसमें से जो मेटल का रेड्यूसिंग एजेंट रहता है उससे रिएक्ट करा दोगे तो मिल जाएगा। तो देखो JDNS था, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में जब हमें मिल रहा है तो हमने हीट करा दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके JDNO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ऐसे देख सकते हो, सिंपल सा। अगर हमको जिंक सल्फाइड के फॉर्म में मिल रही, 2 फॉर्म में मिलती, पहली फॉर्म में, ठीक है, ये पहली फॉर्म के लिए कंडीशन हो जाती है। तो इसको क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, हीट। तो ये क्या बनना लेगी, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये बन गया। अब इसके बाद ये जो जिंक ऑक्साइड है, इसको कोई एक एक रेड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा दो। रेड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाता है, C, तो ZN हमारा अलग हो जाता है, और इधर ये C इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो ये हमारी हो जाती है। दूसरी जो हमारी प्रोसेस रहता है, दूसरा क्या रहता है, या तो हमको ZnCO3 कार्बोनेट के फॉर्म में मिलती है, किसके फॉर्म में, या तो हमको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलती है, ठीक है, या तो कार्बोनेट में मिलेगी तो सल्फाइड मिलेगी। तो जब कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगी तो हम फिर से उसको हीट करेंगे, जब हीट कर देंगे तब फिर से वो यहां पे ZN प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, और फिर उसके बाद ZnO को फिर से वही प्रोसेस एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करेंगे तो जिंक हमको मिल जाएगी। ये कुछ इसका प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, आई होप इतना समझ आया होगा। अब आई होप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट द नेम ऑफ द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म। देखो सिंपल सा है, किसके लिए लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है, MgCl2। क्या होता है इसका फॉर्मूला, MgCl2। इसके लिए हमको कैटायन लिखना है। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है,
देखो अगर ध्यान से देखो, अगर मैग्नीज का एटॉमिक नंबर देखोगे तो मैग्नीशियम को एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा, 2 8 2, कुछ यूं बचेगा, 2 इसमें बच रहे हैं लास्ट में, और साथ में क्लोराइड के साथ है तो क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या होता है, 2 8 7 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत से ज्यादा है जो निकलेंगे, और इसको एक की कमी पड़ रही है तो 2 क्लोरीन हो जाता है, तो एक एक पेयर कर लेंगे। तो कुछ यूं अगर हम मैग्नीशियम का बनाते हैं तो यहां से 2 ये पेयर बना दिया, और एक क्लोरीन में यहां पे कम पड़ गया, एक क्लोरीन पे यहां पड़ गया, तो एक इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और उसके साथ बना देगा। आप देख सकते हो ये Mg था, एक एक्स्ट्रा इधर है, एक एक्स्ट्रा इधर है, एक इधर रिएक्ट कर लिया, एक इधर रिएक्ट कर लिया, तो जब रिएक्ट करता है तो Mg पे 2+ आया, और इसके एक निगेटिव इस पे आ रहा है क्योंकि कर्जा चढ़ जाता है, क्योंकि इसने इससे 2 डोनेट कर लिए, एक इधर एक इधर। ये हो जाता है हमारा बाबू भैया कुछ स्ट्रक्चर। तो आई होप इतने में आपका क्लियर हो गया होगा। इतने क्वेश्चन को तुम लोग 3 बार देख लेना, और 3 बार देखने के बाद आपका इसमें से 30-35 मार्क्स अगर ना आ गया ना तुम्हारे साइंस के पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, प्रॉपर बोर्ड एग्जाम बोल रहा, तो तुम लोग मुझको आना और कमेंट में जो मन करे लिख के जाना। इतने में से 25-30 मार्क्स आएगा। आप 3 बार देख के जाना, जितना बोला हूं 3 बार, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि इतना बड़ा हुआ है नहीं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कल इसी का एक लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा, और आप उन तीनों को एक शॉर्ट्स, जो हमारा ये शॉर्ट्स करा दिया, इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है, और लॉन्ग, तीनों वीडियो साइंस के, 3 वीडियो एसएसटी के, 3 वीडियो मैथ के, और हिंदी का भी हो सकेगा तो डाल दूंगा। चले जाना वो देख के, और अगर 80-85% हलवे की तरह नंबर ना आ जाए ना तो आना मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।